आज हम लोग जो है पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर फर्स्ट में प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करेंगे? प्राचीन भारत। देखो, ये प्राचीन भारत जो है ये भी मॉडर्न इंडिया की तरह बड़ा उपयोगी है। आप कहोगे सर कैसे उपयोगी है? ऑप्शनल में तो भाई आप कुछ भी बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, वहाँ तो ये आना ही आना है। पेपर फर्स्ट में आधा। और प्राचीन भारत खासकर आईएएस और यूपीपीसीएस के प्री और मेंस और बीपीएससी का प्री में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री में 10 क्वेश्चन आईएएस में और 10 से ऊपर बीपीएससी और यूपीपीसीएस के प्री में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। फिर मेंस में आओ तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में 30 से 40 नंबर आर्ट एंड कल्चर के रूप में प्राचीन भारत से प्रश्न रहेगा। तो जब जीएस में जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो उसमें एक बड़ा हिस्सा प्राचीन भारत का होता है। नंबर 2 कि सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, प्राचीन भारत में सभ्यता पढ़ना है, धर्म पढ़ना है और राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है। सभ्यता में 2 सभ्यता, सिंधु और वैदिक सभ्यता। धर्म में 2 धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। राजनीतिक इतिहास में आपको मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त और गुप्तोत्तर, ये 2 2 4 4 8 टॉपिक पढ़ना है। और 8 टॉपिक में जो आप मैक्सिमम 2 ही प्रश्न लिख सकते हो वो आराम से पकड़ाएगा। ठीक है। यूपीएससी में मैक्सिमम 3 प्रश्न लिख सकते हो, तीनों पकड़ाएगा इसी 8 टॉपिक। ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत अपने ऊपर सिलेबस का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ट्रेंड देख लो और उस हिसाब से अपना सिलेबस अपने हिसाब से डिफाइन करके तैयार करो। नंबर 3 प्राचीन भारत है तो थोड़ा सा यहाँ तथ्य ज़्यादा होगा, मतलब समझने के साथ साथ रटना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट तथ्य जो है वो थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्राचीन भारत तथ्यात्मक है, उस पर बल डालना है कि तथ्य को आप कैसे एब्जॉर्ब करो। तो वो
पढ़ने के क्रम में हम उसी तथ्य को आधार बनाकर अपने प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो स्वाभाविक है कि एक ही तथ्य बार बार आएगा तो वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, एडजस्ट भी हो जाएगा। अब देखो इसके लिए आवश्यक बुक क्या है। तो सबसे पहले ज़्यादा बुक नहीं रखना है, प्राचीन भारत, झा एंड श्रीमाली, और दूसरा पुस्तक रखिएगा प्राचीन भारत का एक रूपरेखा, ये DN झा। बाकी अपने नोट्स जो अभी मैं पढ़ा के लिखाऊंगा उससे ज़्यादा उपयोगी परीक्षा में कोई नहीं होगा। फिर भी एक बार आप झा एंड श्रीमाली को जरूर रीडिंग दिया करेंगे, ठीक है। और NCERT का जो पुस्तक है 11th क्लास की ओल्ड प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, उसको जरूर रखिएगा साथ में। तो ये एक मिनिमम बुक है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो भाई परीक्षा पास करने के लिए इतना पर्याप्त है। आगे की चीज़ आप जानें, जितना पुस्तक पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें परीक्षा पास करना है, एंशिएंट हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, ठीक है ना। और आपको बनना है तो आप बनिएगा, हमसे नहीं पूछिएगा। अब चौथा चीज देखो कि प्राचीन भारत को या इतिहास को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं आद्य इतिहास अर्थात प्रोटो हिस्ट्री, और एक को कहते हैं इतिहास मतलब हिस्ट्री। देखो, जब किसी भी सभ्यता का लिपि नहीं पढ़ा जा सके तो वो आद्य इतिहास कहलाता है। और जब लिपि पढ़ा जा सके तो वो इतिहास कहलाता है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे सिंधु सभ्यता में लिपि मिली है, लेकिन हम उसके लिपि को पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री है, आद्य इतिहास है। लेकिन वैदिक सभ्यता से अब तक के सभ्यताओं का लिपि हम पढ़ सकते हैं, इसलिए वो इतिहास है। तो देखो, मनुष्यों ने जो सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया, प्रस्तर का, उसके बाद तांबे का, उसके बाद कांसा, और उसके बाद लोहा। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रस्तर पढ़ा, इसे प्रस्तर युग कहते हैं। तब तांबा युग, तांबे का यूज किया, तब कांसा, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का यूज होता था, और वैदिक सभ्यता में लोहे का यूज होता था। तो ये जो तीनों प्रस्तर, तांबा और कांसा है, ये आद्य इतिहास का है, अर्थात प्रस्तर युगीन, ताम्र युगीन और कांस्य युगीन सभ्यता के लिपियों को हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब से मनुष्यों ने लोहे का प्रयोग किया है, तब से हम उसको पढ़ने में सक्षम है, इसलिए हम इसको इतिहास कहते हैं, ठीक है।
तो प्राचीन भारत के अंदर में आप प्रोटो हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मतलब आदि इतिहास भी पढ़ेंगे और इतिहास भी पढ़ेंगे। तो आदि इतिहास पढ़ने के वक्त ये हमें ध्यान रखना है कि हम उसके लिपि को पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, अर्थात वहाँ हम सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों का ही प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर हम उसके लिपियों को पढ़ने में सक्षम हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुरातात्विक प्रमाण के साथ साथ साहित्यिक प्रमाण का भी प्रयोग करेंगे। एक्चुअली यदि हमें दोनों प्रमाण मिल जाता है तो उससे प्रामाणिकताएं बढ़ जाती है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन हो जाता है। और जब दो में से सिर्फ एक ही प्रमाण मिलता है, और कभी कभी दुर्भाग्य है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर है कि हमें लिपि मिली है, हम पढ़ने में ही सक्षम नहीं हैं, तो हम सिर्फ उसके पुरातात्विक प्रमाणों के साथ ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास साहित्यिक प्रमाण उपलब्धता के बावजूद भी हम पढ़ने में सक्षम नहीं। इसलिए इतिहास को, प्राचीन भारत को पढ़ने में, उसे पूरे इतिहास को पढ़ने में स्रोत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्राचीन भारत में स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्रोत दो ही प्रकार का होता है, या तो पुरातत्व होगा या साहित्य होगा। ठीक है, पुरातत्व में जैसे खंडहर, जैसे लेख, तो लेख, स्तंभ लेख, धातु लेख, कुछ भी हो सकता है, सिक्का, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि। और साहित्य में दो होता है, धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और धर्मेतर में विदेशी और भारतीय। विदेशी में खासकर यूनानी, चीनी और श्रीलंका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, प्राचीन भारत के पढ़ने के लिए आपको दो प्रमाण की जरूरत है, पुरातात्विक प्रमाण और साहित्यिक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण मतलब जो खुदाई से मिला है, वो खंडहर भी हो सकता है राजमहल का, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन जैसे दर्जनों बस्तियों का उत्खनन किया तो पूरा का पूरा शहरों का खंडहर ही मिल गया। जैसे बिहार में कुम्हरार के पास से मौर्यकालीन राजमहल के कुछ खंडहर प्राप्त हुए,
तो उस आधार पर एक विश्लेषण होता है, लेख मिल जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख जो पत्थरों पर लिखे होते हैं, और धातुओं पर भी हो सकता है। वो धातु लोहे और तांबे का होता है। अब जैसे पूरा का पूरा मौर्य काल का इतिहास अशोक के शिलालेख पर आधारित है। यदि अशोक का शिलालेख नहीं मिलता तो हम इतने बृहद रूप से मौर्यों के इतिहास पर प्रकाश नहीं डाल सकते थे। उसी प्रकार अन्य शिलालेखों का उल्लेख प्राचीन भारत में होगा, जिसके आधार पे आप वहाँ के इतिहास का अध्ययन करेंगे। सिक्का बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर गुप्त काल के इतिहास के अध्ययन का बड़ा स्रोत है सिक्का। एक दो सिक्का मिल जाने से वहाँ के कई चीज़ों पर प्रकाश पड़ता है कि भाई सिक्का किस धातु का है, अर्थव्यवस्था का पता चल जाता है। सिक्का पर क्या लेख है तो उससे शासक की स्थिति पता चल जाता है कि वो महाराजा धीराज है, महाराजा है कि सामंत। उस पर शासक का तस्वीर होता है तो उस समय का वेशभूषा क्या था वो पता चल जाता है, उसके राजकीय चिन्हों का पता चल जाता है। मतलब एक सिक्का पूरे इतिहास के अध्ययन का स्रोत बन जाता है। तो सिक्का भी हमारे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा। उसी प्रकार मूर्ति कला, चित्रकला, ये सब भी अपने अपने समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। साहित्य का मतलब क्या होता है? जो लिखित रूप से हमारे पास प्रमाण है। अब देखो, साहित्य दो होता है, एक जो धर्म से संबंधित होता है और एक धर्मेतर, जिसका धर्म से मतलब लेना देना नहीं है, जो लौकिक रूप से क्या कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है, जो हमारे आपके आम जीवन से जुड़ा हुआ है। अब प्राचीन भारत का जब आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण धर्म, जिसे अमूमन हम और आप हिंदू धर्म कहते हैं, उस ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए मुद्दे का क्या होगा, अध्ययन का स्रोत बनता है। जैसे आप वैदिक सभ्यता में आपके अध्ययन का आधार ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बनेगा। और वेद से जुड़ी हुई जो लिटरेचर हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वो सारे हमारे इतिहास के अध्ययन, जबकि ये धर्म की पुस्तक है। आप जान रहे हैं कि वेद जो है वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का ग्रंथ है, लेकिन आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि आर्यों ने उसमें अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन भी किया है, इसलिए वो अध्ययन का स्रोत है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म की पुस्तक, चाहे उसकी महान धर्म ग्रंथ त्रिपिटक हो, चाहे जातक कथा हो, चाहे महावस्तु हो, मिलंदोपन्ह हो, ये सब उनके धर्म ग्रंथ हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें बौद्ध धर्म के समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विशद रूप से वर्णन है। इसी प्रकार जैन धर्म का धर्म ग्रंथ अंग, पूर्वांग, प्रकीर्ण, छेदीसूत्र, ये सब है जैन धर्म की महान धर्म ग्रंथ।
लेकिन इसमें भी उस समय के भगवान महावीर के समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन मिलता है, इसलिए ये पुस्तक भी हमारे अध्ययन का केंद्र रहेगा। और धर्मेतर में दो हिस्सा है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक विदेशी और एक अपना देशी। विदेशी में खासकर हमें यूनानी इतिहासकारों का धन्यवाद देना होगा, चाहे प्लूटार्क हों, एपिनियस हों, नियाकर्स हों, मेगास्थनीज हों, चाहे स्ट्रेबो हों, चाहे पिलानी हों, चाहे एक अज्ञात लेखक की एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, नाम सुने होंगे। ये सारी पुस्तक मौर्य काल से लेकर लगभग प्रथम सदी माने मौर्योत्तर काल तक, मतलब 1-2 ईस्वी तक, माने 500 वर्षों के भारत के इतिहास पर बड़ी गंभीरता पूर्वक इसमें वर्णन है, और बिना इसके स्रोत बनाए हुए हम मौर्य और मौर्योत्तर काल का अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। जितना हमारे अपने इतिहास में नहीं कुछ मिलता है साहित्य में, उससे ज़्यादा इन यूनानियों के साहित्य में मिलता है। उसी प्रकार चीन के कई पर्यटक बौद्ध धर्म के रिसर्च के लिए भारत आए, जिसमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग बड़े प्रमुख हुए हैं। और इन लोगों ने, अब ह्वेनसांग गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया, ठीक है, और उसने उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का बृहद रूप से वर्णन किया है फाहियान ने। उसी प्रकार ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, लंबे समय तक रुका था, और कहा ही जाता है कि हर्ष को हर्ष बनाने वाला बाणभट्ट था और ह्वेनसांग था। तो ह्वेनसांग ने भी हर्षवर्धन के काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारे परिस्थितियों का वर्णन किया है। और इत्सिंग 8वीं सदी में जब राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल शासक भारत में शासन कर रहे थे तब आया था। तो इत्सिंग ने भी बड़ा अच्छा वर्णन खासकर पूर्वी भारत का, पाल शासकों का और प्रतिहार शासकों का किया है। इसी प्रकार श्रीलंका का सिंहली भाषा का इतिहास या पुस्तक हमारे इतिहास के अध्ययन का स्रोत है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। अशोक के शिलालेख का खोज 1837 तक पूरा किया गया, और ये खोजने वाले जेम्स प्रिंसेस थे। अब देखो कि जेम्स प्रिंसेस शिलालेख पढ़ने में भी सक्षम था, और वो पढ़ रहा था कि ये शिलालेख देवानाम प्रिय अशोक का है, लेकिन वो ये श्रृंखला नहीं लगा पा रहा था कि देवानाम प्रिय अशोक है कौन। परेशान था। इसी क्रम में वो लंका गया। लंका भी अंग्रेजों का ही उपनिवेश था। तो वहाँ सिंहली भाषा की प्राचीन पुस्तक है दीपवंश और महावंश। तो वो बौद्ध भिक्षुओं से बात कर रहा था कि आप लोग, इंडिया में एक राजा हुआ है देवानाम प्रिय अशोक, उसको जानते हैं? तो उनने कहा ये तो हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक दीपवंश और महावंश में उल्लेखित नाम है,
ये भारत का मौर्य वंश का शासक था और इसी ने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया है। तो अब वहाँ दीपवंश महावंश में उल्लेखित देवानाम प्रिय अशोक, शिलालेख में उल्लेखित देवानाम प्रिय अशोक मैच खा गया और पता चल गया कि वो भारत के मौर्य वंश का शासक था। तो श्रृंखला बन गई, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो इस प्रकार मौर्यों का पूरा एक इतिहास बनाने में हमें श्रीलंका के दीपवंश और महावंश का क्या होता है प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आप भारतीय लेखक ले लीजिए, इसमें सबसे उल्लेखित चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्यों के प्रशासन पर प्रकाश डालता है। फिर वात्सायन का कामसूत्र, फिर भास का स्वप्न वासवदत्ता, फिर कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ये सब के सब उस काल के इतिहास का भी अध्ययन का स्रोत है। इसी प्रकार शूद्रक का नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम, मृक्षकटिकम, ये नाटक है। अब स्वाभाविक है, नाटक है तो उस समय की सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन है। तो प्राचीन काल के जो हमारे भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है, वो भी हमारे अध्ययन का स्रोत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के अध्ययन में, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ फैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें अध्ययन का स्रोत ढूंढना पड़ेगा पहले। अब चलो विधिवत शुरू करते हैं।